सो गाइज अभी हमने समझा है कि असेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, करंट असेट क्या होती है, नॉन करंट असेट क्या होती है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। ये सारी बातें अभी हमने डिटेल में एक ग्राफ के फॉर्म में समझ के ले ली है। ठीक है, तो अब एक बार टेक्स्ट में देख लेते हैं, वही जो अभी हमने समझा है उसे ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेक्स्ट के फॉर्म से। तो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, आगे भी यूज़ होता है। तो हमने सबसे पहले देखा डेप्रिसिएशन मतलब क्या है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हमने देखा कि हमारे बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट दिखती है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड असेट हम क्या कर रहे हैं, ओवर द यूजफुल लाइफ बहुत सारे साल तक हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो फिक्स्ड असेट की वैल्यू है हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते गए, हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी थोड़ी चार्ज करते गए। इसे हमने क्या नाम दिया, जो हम थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक अलोकेशन कर रहे हैं, इस अलोकेशन को हमने नाम दिया है डेप्रिसिएशन। इस अलोकेशन को वी हैव नेम डेप्रिसिएशन। ओके, अब ये था हमारा जो अलोकेशन कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ज़रा ये रिवाइज करते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब क्या है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब क्या है, हमारा जो कॉस्ट है, असेट का जो कॉस्ट है। हमने देखा असेट के कॉस्ट में बहुत सारी बातें ऐड होती है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, टैक्सेस ऐड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, इंस्टॉलेशन ऐड होता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐड लेस करने के बाद में हमें कॉस्ट ऑफ असेट आती है। तो कॉस्ट ऑफ असेट इन शॉर्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब उस असेट को हमारे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक के जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब वो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो हमारी असेट है, असेट की लाइफ जब खत्म होगी, जब लाइफ खत्म होने के बाद उसे बेचेंगे, हम स्क्रैप आउट करेंगे, तो स्क्रैप आउट करने से हमें कुछ पैसा मिलेगा। मान लो 1 लाख हमारी कॉस्ट है और एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ असेट हम सैल्वेज वैल्यू हमें मिल रही है 10,000। तो इसका मतलब हमें कितना डिप्रिशिएट करना है, सिर्फ 90,000। तो ये 90,000 क्या हो जाएगा, हमारा डिप्रिसिएबल वैल्यू हो जाएगा। यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट मतलब क्या बोला था हमने, असेट कितने साल तक हम यूज़ करने वाले हैं, हम हमारे बिजनेस में वो असेट कितने साल तक यूज़ करने वाले हैं, उस चीज़ को कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। ठीक है, बाद में हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, वही जो फिक्स असेट होती है उसी को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इससे डील करता है, फिक्स असेट से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से डील करता है। हमने ये डेफिनेशन देखी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, कि जो हेल्ड फॉर यूज़ है, कौन से यूज़ में है, प्रोडक्शन के यूज़ में है, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इसमें यूज़ हो रहा है, या हमने अगला पॉइंट देखा रेंटल सर्विसेज, या हमने देखा हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो होल्ड करके रखा है हमने। ऐसे फिक्स एसेट को हम कहेंगे टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and are expected to be used during more than a period of 12 months। अच्छा, हमने कोई ऐसी एसेट लाई जो सिर्फ 8 महीने 9 महीने चलने वाली है, तो क्या उसको हम फिक्स एसेट बोलेंगे क्या, नहीं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, नॉन करेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसा होना चाहिए, वो मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अभी डिटेल में समझी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन लगता क्यों है। कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम क्यों होती है। एक तो है वियर एंड टियर, हम जितना यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते उसमें उसकी लाइफ कम होती है, कभी स्क्रैच आता है, कभी गाड़ी चला रहे तो गाड़ी का मेंटेनेंस निकलता है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट हम चेंज करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने आईफोन लिया, तो आईफोन हमने 1 लाख का लिया था 2 साल पहले, तो आज भी क्या उसकी कीमत 2 लाख रहेगी क्या, नहीं, उस पर स्क्रैच आ गया है, वो थोड़ा हैंग हो रहा है, ऐसी अलग अलग बातें हो सकती है। तो वियर एंड टियर हो रहा है। दूसरा क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ टाइम। मान लो हमने आईफोन लाया, पेटी पैक है, उसे हमने एक तिजोरी में रख दिया, हमने आईफोन ला के पेटी पैक है तिजोरी में रख दिया, हम रोज सुबह उठते हैं, तिजोरी खोलते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, आईफोन को बंद कर देते हैं। ऐसा हमने 2 साल तक किया। हमने आईफोन लाया था 1 लाख का, अब क्या 1 साल बाद 2 साल बाद वो 1 लाख का आईफोन हम बोलेंगे यार चलो बहुत हो गया, अब ये तिजोरी खोला, आज पूजा की,
गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। ये आईफोन निकाल के हमने बेचने के लिए निकाला, कीमत रखी 1 लाख, तो क्या 1 लाख में बिक जाएगा क्या? नहीं। लेकिन सर मैंने तो यूज भी नहीं किया। नहीं बेटा, फिर भी नहीं बिकेगा। सर उसको तो स्क्रैच भी नहीं आई। नहीं, फिर भी नहीं बिकेगा। सर उसकी तो पन्नी भी नहीं निकाली। नहीं, फिर भी नहीं बिकेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम। 1 लाख की कीमत कब थी? 2 साल पहले की थी, आज की है क्या? नहीं। ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई सर, अभी आईफोन 11 आ गया, वो आईफोन 7 था, आईफोन 6 था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ही कम हो गई है। डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि अच्छा चलो ये आगे डिप्लीशन का अलग पॉइंट है, तो माइंस या नेचुरल रिसोर्सेज के केस में क्या हो गया? डिप्लीशन हो गया। ठीक है, जो जितना माइंस में कोल था या जो भी मिनरल्स थे उतने मिनरल्स अब नहीं बचे, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए कुछ मिनरल्स। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पहला है करेक्ट इनकम मेजरमेंट। करेक्ट इनकम मेजरमेंट मतलब हमें जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, वो हमें करेक्ट मेजर करना है। तो हमने प्रॉफिट कैसे कमाया? प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके कमाया। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी का जो खर्चा है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करना चाहिए था। प्लांट एंड मशीनरी का फिक्स्ड असेट का जो भी खर्चा है, हमारी जो भी फिक्स्ड असेट है उसका खर्चा हमारे इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करना था। तो वो कौन से फॉर्म में हिट करता है? डेप्रिसिएशन के फॉर्म में करता है, जिससे कि हमारा जो भी लास्ट में प्रॉफिट आता है वो कैसा आता है? करेक्ट आता है। ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, हमारे बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट खरीदी की कीमत में दिख रही है, तो ये बात सही है क्या? नहीं सर, उसकी कीमत तो कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, तो उसकी सही फिगर हमें पता होनी चाहिए। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, 5 साल बाद फिक्स असेट डेप्रिशिएट होके पूरी जीरो हो जाएगी, मशीन एकदम खराब हो जाएगी, तो एकदम से हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे क्या? मान लो हमने 10 लाख रुपयों की मशीन खरीद रखी है और 10 लाख की मशीन 5 साल में पूरी डेप्रिशिएट हो गई, 5 ईयर्स में 100% डेप्रिशिएट होगी। अब वो मशीन से आउटपुट ही नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लग रहा है, तो अब हमें 5 साल बाद न्यू मशीन खरीदना पड़ेगा। तो न्यू मशीन के लिए हमें लगेगा 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए हमारे पास अभी एकदम से आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो अगर हम हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा चार्ज कर रहे हैं, तो हमें मैनेजमेंट को पता होता है कि असेट की लाइफ कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जितना डेप्रिसिएट कर रहे हैं उतना हमने पैसा अलग से निकाल के रखना है, रिजर्व बना के रखना है, ताकि जब रिप्लेसमेंट की बारी आए, जब 5 साल बाद हमें जूनी मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा नवी मशीन से, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम देखेंगे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के लिए मेन इनपुट्स क्या थे, हमने डिटेल में समझे। यूजफुल लाइफ चाहिए, सैल्वेज वैल्यू चाहिए और कॉस्ट ऑफ असेट चाहिए, हमने ये बहुत डिटेल में देखा है अभी। ओके, अब देखेंगे डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जिस तरह फिक्स्ड असेट की वैल्यू को हम डेप्रिसिएट करते हैं, जिस तरह फिक्स्ड असेट की वैल्यू को हम डेप्रिसिएट करते हैं, ठीक उसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोयले की खदान होती है, मिनरल वगैरह निकालते हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएट नहीं बोलते, उसे हम डिप्लीशन यूज करते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? डिप्लीशन, या उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो जो कोयले की खदान थी, जो कोल माइंस थी, उसमें से हमने कुछ कोयला निकाल लिया है, तो वो क्या हो गया? डिप्लीट हो गई, वो क्या हो गया? कम हो गया है, तो उससे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिप्लीशन। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैश, क्या आपको लगता है ये डेप्रिसिएशन के वजह से हमारा कैश कम होगा? क्या डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा कैश कम होगा, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये सर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो होता है, लेकिन इसके लिए हम कैश का पेमेंट नहीं करते, इसके लिए हम कैश का पेमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? ये क्योंकि ये एक महज सर, ये तो सिर्फ एक अलोकेशन है। पूरा कैश का आउटफ्लो तो जब हमने फिक्स असेट एक्वायर की थी ना, तभी पूरा आउटफ्लो हो गया था। बस अब ये जो फिक्स असेट का टोटल खर्चा है, इसको हम एक एक साल में अलोकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ठीक है, बाद में देखते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation is the total amount of an asset has been depreciated up to a single point.
Each period the depreciation expense recorded in that period is added to the beginning accumulated। देखो हमने मान लो 1,00,000 की कोई फिक्स्ड असेट खरीदी है, ठीक है, अब उसको 1 साल हमने यूज़ कर लिया, मान लो 10,000 का डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा दिया तो बचा है अब 90,000। फिर उस पर अगले साल हमने सेकेंड ईयर में और 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा दिया तो वो दिख रहा है 80,000। थर्ड ईयर में और हमने 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा दिया तो वो दिख रहा है 70,000। ये है हमारा नॉर्मल मेथड। लेकिन मान लो हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर हम जो फिक्स असेट है वो 1,00,000 पे ही दिखा रहे हैं, तो उसकी 1,00,000 की वैल्यू है क्या? नहीं। तो उसमें से हम क्या करेंगे? लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये ईयर 1 चल रहा है, ईयर 1, तो ईयर 1 पे कितना डेप्रीसिएशन है? अक्यूमुलेटेड ओपनिंग 0 है, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। देखो कैसा करेंगे हम प्रेजेंटेशन, कैसा करेंगे हम? फिक्स्ड असेट, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मान लो 1,00,000, ठीक है, ईयर 1 है ये, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है अभी? 0। अभी कितना है? 0। एड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है, ये साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000, तो मतलब कितना? माइनस 10,000, ये हो गया 90,000, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी? कैरिंग कॉस्ट। ये आ गई है हमारी कैरिंग कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, हमारे फाउंडेशन लेवल पे ये मेथड यूज़ नहीं होती है। बाद में ईयर 2, ईयर 2 में फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 1,00,000 है, ठीक है, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब 10,000 है, एड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है? 10,000, तो कुल मिला के कितना लेस करेंगे हम? 20,000 लेस करेंगे, और बुक्स में वैल्यू आ गई हमारी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग कॉस्ट आ गई हमारी 80,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब हर साल हम जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना ले रहे हैं, तो उससे कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अभी हमने डिटेल में समझा असेट्स क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब हम देखेंगे मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैसे प्रोवाइड करना है, कौन सी मेथड है? बहुत सारी मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड है, मशीन आवर मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। अभी हमारे सिलेबस में इतनी मेथड है, तो हम ये मेथड 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है, ये मेथड सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम करते क्या है? इसे हम प्यार से कहते हैं SLM मेथड, SLM कहते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो SLM में हम करते क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम करते क्या है? इसमें हम सीधा सीधा क्या करते? एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल डिप्रिशिएट करते, एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल डिप्रिशिएट कर देते, एक अमाउंट फिक्स कर लेते और उस अमाउंट से हम डिप्रिशिएट कर देते, हर साल उतना डिप्रिशिएट कर देते। अब ये फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये भैया जी फिक्स्ड अमाउंट ये कैलकुलेट हम कुछ इस तरह से करते हैं। क्या करते हैं हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसी का मतलब क्या हो गया? यही तो सर डिप्रिशिएबल अमाउंट है ना, इसे ही तो आपने कहा था डिप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये हो गया हमारा डिप्रिशिएबल अमाउंट, ये हो गया हमारा डिप्रिशिएबल अमाउंट। अब इस डिप्रिशिएबल अमाउंट को हम क्या करते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट करना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल हम वो मशीन यूज़ करने वाले हैं, मतलब ही क्या, नंबर ऑफ ईयर्स की जगह हम बोल देते हैं यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो इससे जो भी अमाउंट आ गया ये क्या हो गया? हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया? हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। अब मान लो हमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है, हमें उसका रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट, डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100, तो हमें क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा, रेट ऑफ SLM मेथड, क्या रेट से हम डिप्रिशिएट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है,
अ व्हीकल दैट डिप्रिशिएट्स ओवर 5 ईयर्स, मतलब यूजफुल लाइफ कितनी बोल दी है, 5 ईयर्स बोल दी है। परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 17,000, 17,000 में हमने खरीदी है और उसकी सेल्वेज वैल्यू है बोलते 2,000, तो इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो डिप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है, 17,000 में हमने खरीदी है, 17,000 में से सेल्वेज वैल्यू मतलब 2,000 हमको रिकवर होने वाला है, डिवाइडेड बाय कितने साल चलाने वाले, 5 ईयर्स, तो मतलब 15,000 डिवाइड बाय 5 मतलब 3,000 का हमारा 3,000 पर एनम का हमारा क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। 3,000 पर एनम का हमारे क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ना। सिंपल है, एकदम एकदम ही सिंपल है। ओके, अब इसे जैसे बुक में अगर प्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरह से हम करते हैं, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द ईयर एंड। तो फर्स्ट ईयर में देखो हर साल कितना डिप्रिसिएशन, 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 एवरी ईयर, ईयर 1 2 3 4 5, हर साल हम 3,000 का डिप्रिसिएशन डाल रहे हैं। अब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैसे आ रहा है, ये 3,000 आ गया। अब इसमें हमने प्लस किया, ये वाला 3,000 प्लस किया तो ये आ गया 6,000। अब इसमें हमने ये प्लस 3,000 किया तो आ गया 9,000, 6,000 में 3,000 प्लस किया। अब 9,000 में ये 3,000 प्लस किया तो आ गया 12,000, 12,000 में 3,000 प्लस किया तो आ गया 15,000। तो ये हमारा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है, अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 17,000। अब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है पहले साल का, 3,000, तो माइनस 3,000, तो बुक वैल्यू आ गई 14,000। दूसरे साल का कितना अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, 6,000, तो माइनस 6,000, तो वैल्यू आ गई 11,000। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं या फिर हम सीधा सीधा कर सकते हैं, पहले साल में ओपनिंग बैलेंस था 17,000, पहले साल में हमने डिप्रिसिएशन किया 3,000 का, तो हमारे बुक में वैल्यू बची है 14,000। फिर अगले साल और 3,000 का डिप्रिसिएशन किया तो बुक में वैल्यू बची है 11,000। ठीक है, ठंडे दिमाग से शांत में देखना है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। आप गाने जो सुनते हो, आप पिक्चर के मूवीज के सॉन्ग सुनते हो तो क्या 1.25 1.5 पे सुनते हो क्या, नहीं। तो वीडियो लेक्चर्स भी नहीं सुनना है भैया, ये आपके करियर की बात है। आप करियर को लाइटली मत लो, एक बार अटेम्प्ट लग गया तो अटेम्प्ट का सिलसिला लगते जाता है, 6 महीने 12 महीने 18 महीने 24 महीने, एक फर्स्ट अटेम्प्ट का 10th अटेम्प्ट कब होता है सर पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। अभी जो अटेम्प्ट है उसमें पूरी जी जान लगा दो, ताकत से पढ़ो। वीडियो लेक्चर्स जो स्पीड है वही स्पीड में देखना है, स्पीड बढ़ा के नहीं देखना है। अगर स्पीड बढ़ा के देखते हो तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन ब्रेन इतना फास्ट प्रोसेस नहीं करेगा, ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। मार्क माय वर्ड्स, बिलीव मी, आपको जो स्पीड दी है वही स्पीड में देखना है, वीडियो लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा के नहीं देखनी है। ओके, अब दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसे दूसरा नाम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ज़्यादातर तो हम यही नाम यूज़ करते हैं, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ये मेथड जाना जाता है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही मेथड ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी इसी मेथड के लिए हमें इजाज़त देता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें यही मेथड फॉलो करने की इजाज़त देता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें WDV मेथड फॉलो करने के लिए कहता है। तो WDV मेथड होती क्या है, मान लो हमारा असेट है 1,000 का और उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल दिया है 40%, उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल दिया है 40%। तो हम क्या करते हैं, ईयर 1 में 1,000 का असेट है उसका 40% निकाल लेते हैं। 1,000 का 40% कितना आता है, 400। तो 1,000 का 40% मतलब ये साल का डिप्रिसिएशन हो गया 400। अब 1,000 में से 400 माइनस किया, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस किया तो बचा कितना, 600, तो ये आ गया 600। अब ये 600 पे 40% निकालेंगे तो 600 इंटू 40% कितना आ रहा है, वो 240। तो अगले साल का डिप्रिसिएशन हो गया 240। ठीक है, अब 600 में से हम क्या करेंगे, 240 माइनस करेंगे तो मतलब कितना बचा है, 360। ठीक है, अब ये 360 का 40% निकालेंगे, ये 360 का 40% आ रहा है 144। फिर उसके अगले साल का डिप्रिसिएशन हो गया 144। ठीक है,
अब ये 360 में से 144 माइनस करेंगे तो 216 आ गया। तो इस तरह का है ये मेथड। अक्यूमुलेटेड मेथड यूज़ करना है तो ये 400, उसमें ये 240 ऐड करो 640, उसमें 144 ऐड करो 784। ठीक है, अगर हमको बुक्स में 1000 पे ही दिखाना है तो। ठीक है, तो ये हमने देखा, बहुत ही सिंपल थी दो मेथड। पहली मेथड थी स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें एक इक्वल अमाउंट से हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरी मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम जो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि पहले 1000 था, 1000 पहले हमने 1000 पे डिप्रिसिएशन लगाया, फिर बैलेंस 1000 से कम होके 600 हो गया, तो फिर हमने सेकेंड स्टेप में 600 पे डिप्रिसिएशन लगाया, फिर बैलेंस 600 से कम होके 360 हो गया, फिर हमने 360 पे डिप्रिसिएशन लगाया, फिर बैलेंस 360 से कम होके 216 हो गया, तो हमने 216 पे डिप्रिसिएशन लगाया। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जो बैलेंस रिड्यूस होते जा रहे हैं उस रिड्यूस्ड बैलेंस पे डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। बैलेंस रिड्यूस होते जा रहे हैं और हम जो रिड्यूस्ड अमाउंट है उस रिड्यूस्ड अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब एक्सपेंस है ये, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसमें कहीं फिक्स असेट का आया क्या अमाउंट, नहीं। तो इसका मतलब फिक्स असेट हमारे बैलेंस शीट में जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है 1 लाख उसी पे दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब ये मेथड में क्या हो रहा है, जो फिक्स्ड असेट की ओरिजिनल वैल्यू थी उसी वैल्यू पे हमारी फिक्स असेट दिख रही है, और जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये लाइबिलिटी साइड में दिख जा रहा है हमें। तो मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 का अभी तक का डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख माइनस 20,000, तो नेट हमारी एसेट फिक्स्ड असेट दिख रही है 80,000। ठीक है, ये है मेथड 1, ये एक मेथड है मेथड 1। ये जनरली हम फॉलो नहीं करेंगे सिलेबस में पढ़ाई के टाइम पे। इसमें क्या है, हम बैलेंस शीट में फिक्स असेट भी दिखा रहे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा रहे। फिक्स असेट एक साइड दिखा रहे और एक साइड डेप्रिसिएशन दिखा रहे, नेट इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये थी फर्स्ट मेथड। सेकेंड अल्टरनेटिव जो हम यूज करते हैं वो सिंपल है एकदम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हमने फिक्स असेट खरीदा तो हमने क्या किया, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख टू कैश बैंक, जो भी है जैसा भी लिया हमने, कैश बैंक क्रेडिट जैसा भी लिया, टू बैंक 1 लाख। अब साल के अंत में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जो भी है, मान लो 10,000, तो टू फिक्स्ड असेट 10,000, तो फिक्स्ड असेट डेबिट था 1 लाख से, क्रेडिट हुआ 10,000 से, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में हमारा फिक्स्ड असेट दिखेगा 90,000 पे, नेट वैल्यू पे ही डायरेक्ट ही दिख जाएगा। ठीक है, और बाद में डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। है सिंपल, एकदम सिंपल है ना। ओके, सिंपल है, समझ में आया। एक बार पढ़ लो इसको, नज़रें घुमा लो इस पे से एक बार, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उस पे से एक बार नज़र घुमा लो। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हमारे मॉड्यूल का ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेट लाइन मेथड। जैन ब्रदर्स अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई। देखो डेप्रिसिएशन टॉपिक में डेट्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि जो हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया होता है वो कैसा होता है, पर एनम होता है, पर एनम दिया होता है। हो सकता है हमने मशीन बीच में अक्वायर की हो, कभी साल के बीच में हमने अक्वायर की है, तो अगर साल के बीच में अक्वायर की है तो पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं, जितना टाइम हमने उसको यूज़ किया है, जब अक्वायर किया है तब से लगेगा, है ना। तो जैन ब्रदर्स ने 1 जुलाई 2015 को असेट अक्वायर की एट द कॉस्ट ऑफ 14 लैक्स, एट द कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पे 1 लाख खर्चा किया। तो इंस्टॉलेशन पे तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, 14 लाख, 14 लाख नहीं, 14 लाख प्लस 1 लाख। क्यों सर, हमने साफ साफ पढ़ा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, वो सारे खर्चे जो असेट को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पे लाने तक के लग रहे हैं वो सब हम हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करेंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी, 14 लाख प्लस 1 लाख, मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 15 लाख। The firm writes of depreciation at 10% per annum of the original cost every year। जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 15 लाख, तो इसका 10% हम हर साल चार्ज करते हैं। हम हर साल चार्ज करते हैं, कब चार्ज करते हैं, 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होती है, मतलब हम ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमने असेट कब खरीदी, 1 जुलाई, मतलब 7th मंथ में, मतलब हमने ये 2015 में कितने मंथ्स यूज़ की असेट, ओनली 6 मंथ्स यूज़ की, सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ की। तो 2015 में कितना रेट डिप्रिसिएशन आना चाहिए, 10% का आधा इंटू हाफ, मतलब सिर्फ 5% डिप्रिसिएशन आना चाहिए 2015 में। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 2016। करते सॉल्व। स्केल पेंसिल का यूज करो, प्रॉपर फॉर्मेट्स ड्रॉ करो। चलो सॉल्यूशन 1, स्केल पेंसिल का यूज करो, प्रॉपर फॉर्मेट्स ड्रॉ करो। लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी। एग्जाम में स्केल पेंसिल ले जानी है याद से, ठीक है। क्या बोलता है वो, हमें क्या ड्रॉ करना है, एक तो मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करना है और एक दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं हम मशीनरी अकाउंट। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। डेट, डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो बना लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो हुआ ड्रॉ, फॉर्मेट बना लिए, फॉर्मेट बना लिए क्या? ठीक है, चलो पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं वो, हमने असेट अक्वायर की, कब अक्वायर की? क्वेश्चन देखो, हमने असेट कब अक्वायर की? 2015 जुलाई को, तो लिख लो डेट कॉलम में, मशीन में 2015 जुलाई 1, कितने की? 14 लाख और 1 लाख का इंस्टॉलेशन, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 14 लाख, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 14 लाख। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फर्म 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, फर्म 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। असेट ली हमने 14 लाख की और उस पर इंस्टॉलेशन कितना लगा है? 1 लाख का, उसी दिन लग गया होगा। कॉस्ट टू इंस्टॉलेशन, टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना आ गया? 1 लाख, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन कितना? 10% पर एनम चार्ज कर रहे हैं हम, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है हमारी? हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन। अगर आपको जम नहीं रहा है तो जर्नल भी ड्रॉ कर लो आप, जर्नल एंट्रीज भी लिख लो आपके इसमें, वर्किंग नोट बोल के रफ में बना लो ऐसा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। जो साइंस के स्टूडेंट है वो ऐसा बना लो लगे तो। असेट की वैल्यू कितनी है? 15 लाख, 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख इंटू 10%, 10% कितना है? 1 साल का है। हमने कब परचेज किया? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मतलब साल के बीचों बीच हमने परचेज किया, तो हमारा सिर्फ 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आना चाहिए, तो इंटू 1/2, इंटू 1/2। कैलकुलेटर पे लो, 15 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 75,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 75,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कब आएगा ये? दिसंबर 31, 2015 ही चल रहा है। बाय डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं हम? ईयर एंड पे चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज करते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया? 75,000 आया है ना, 75,000। आप चाहो तो जो वर्किंग है वर्किंग यहाँ दिखा सकते हो, ये जो वर्किंग मैंने यहाँ बनाया है ना, जर्नल वैसे एग्जाम में बनाने का कोई काम नहीं है, लेकिन अभी हमारा कैसा क्लास चल रहा है तो क्लास में आपको समझाने के लिए मैं जर्नल ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो जर्नल बनाने का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया बाय डिप्रिसिएशन। इसका पोस्टिंग कहाँ होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट में, तो 2015 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना है? सेम अमाउंट 75,000, ठीक है, 75,000। अब क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 15 लाख, 14 लाख प्लस 1 लाख माइनस 75,000 कितना बचता है? 14,25,000। अकाउंट करो क्लोज, 15 lakhs अकाउंट हो गया टैली। इसको कैसे क्लोज करेंगे? कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री होगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 75K, के मतलब 1000, एग्जाम में नहीं लिखना है, वो रफ चल रहा है इसलिए मैं वहाँ के लिखा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? वही दिसंबर 2015 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा? 75,000। अकाउंट हो गया टैली, यस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? 2016 का भी बताना है, तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2016, ओके, जनवरी 1 बाय बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना है, यही 14,25,000, 14,25,000, ठीक है। इसका आएगा क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन वगैरह आएगा क्या, नहीं आएगा सर, वो तो हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल ट्रांसफर कर दिया था। अब 2016 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 10% देना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 10%, किसका 10%, वही जो ओरिजिनल था हमारा 15 लाख उसका 10%, जो ओरिजिनल था हमारा 15 लाख, 15 लाख इंटू 10%, क्यों, क्योंकि हम एक फिक्स्ड अमाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं, SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, है ना, इसीलिए। तो कितना आएगा वो 1,50,000, 1,50,000 पोस्ट कर देंगे इसको 2016 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, कितना 1,50,000, अकाउंट क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, तो एक तो इसको यहाँ एस्ट्रिक लगा देना चाहिए हमने, या जो बैलेंसिंग फिगर हम लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिख दे, बॉक्स में लिख देना चाहिए, जैसे कि 14,25,000, 14,25,000 माइनस 1,50,000 कितना है, 12,75,000, 12,75,000, ये 12,75,000 को ऐसा ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये अकाउंट हो गया क्लोज, मशीनरी अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1,50,000, हो गया अकाउंट टैली, हे हो गया हमारा सॉल्व, सिंपल था एकदम, कॉपी कर लो। वहां 1.5 लाख क्यों आया, ये समझा है ना आपको, 1.5 लाख क्यों आया, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हमारी 15 लाख, तो 15 लाख का 10% हर साल करना है, इसी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, इसी का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। चलो कॉपी कर लो फटाक से, सिंपल है एकदम। एग्ज़ाम में ऐसा प्रॉपरली स्केल पेंसिल बनाना है, स्केल पेंसिल लेके जाना है और ऐसा वर्किंग बताना चाहिए एग्ज़ाम में, ये 75,000 कैसा आया ये आपको प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन में ये सब दिखना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो, पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ाई बंद नहीं करनी है, कंसिस्टेंटली, भले ही थोड़ा पढ़ना है लेकिन पढ़ना है, पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट,
या जो भी आपका ये अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के जैसा कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलने वाला है। एक ही चीज़ अगर देखो, मान लो हमें क्या लगता है कि एक अटेम्प्ट लग गया तो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप 6 महीने की कीमत देखो आप कितनी है। एक अटेम्प्ट लग गया मतलब आप सीए 6 महीने लेट बन रहे हो। 6 मंथ्स आपका सीए मतलब आपकी सक्सेस को 6 मंथ्स का डिले हो गया है। और सीए बनने के बाद एटलीस्ट 50,000 गई बीती हालत में 50,000 पर मंथ का तो सैलरी लगता ही है, मिलता ही है। तो एक अटेम्प्ट मतलब 50,000 इंटू 6 मंथ्स मतलब 3 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो गया। सीधा सीधा 3 लाख का चूना लग गया अगर आपको एक अटेम्प्ट लग गया। अब देख लो आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना चूना लगा सकते हो। 3 लाख, 6 लाख, सीधा 3 लाख के मल्टीपल्स में चलेगा। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख। अब आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, वही हिसाब से आपकी पढ़ाई प्लान करो, वही हिसाब से पढ़ाई करो, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। चलो ठीक है, हो गया कॉपी। अगला मेथड देखते हैं।